उन्हें किसी के साथ पैसा बांटना बिल्कुल पसंद नहीं होगा। तभी दादी ठेले में शराब और मांस लेकर वापस लौटी। घर में इतने सारे लड़कों को देखकर उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। खाना बनाते बनाते उन्होंने दादाजी को एक तरफ बुलाकर कहा, ये सब तो गांव के आवारा और चोर उचके लड़के हैं, इन्हें घर बुलाकर दावत क्यों दे रहे हो? दादाजी ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, ऐसे ही लोग उस जानवर को पकड़ सकते हैं। दादी बोली, तुमने अपनी आंखों से उसकी ताकत देखी है, सिर्फ ज्यादा लोगों के होने से कुछ नहीं होगा। दादाजी झल्ला उठे, तुम हमेशा बेकार की बातें करती हो, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, गोली से नहीं बच पाएगा। फिर उन्होंने उस लंबे कपड़े में लिपटे बंडल को खोला। उसके अंदर एक पुरानी शिकारी बंदूक थी। दादाजी उसे सहलाते हुए बोले, मैं उन बेवकूफों जैसा नहीं हूँ जो ऐसी चीज सरकार के हवाले कर दे। दादी ने गहरी सांस ली और चुप हो गई। खाना खाने के बाद दादाजी ने उन सभी लड़कों को आंगन में बुलाया। सबने मिलकर एक बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा खोदा, फिर उसे ऊपर से सूखी घास और पुआल से ढक दिया ताकि वो दिखाई न दे। एक लड़के ने सुझाव दिया, काका गड्ढे में नुकीले बांस भी लगा देते हैं, गिरते ही मर जाएगा। दादाजी ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, अगर उसकी खाल फट गई तो उसकी कीमत आधी रह जाएगी। दूसरे लड़के ने पूछा, लेकिन अगर वो इतना चालाक हुआ कि जाल में ही नहीं फंसा तो? दादाजी हंस पड़े, अरे वो जानवर है, इंसान नहीं, उसे क्या पता चलेगा, और अगर नहीं भी फंसा तो मेरी बंदूक उसका काम तमाम कर देगी। एक लड़का डरते हुए बोला, अगर वो आज रात आया ही नहीं तो? दादाजी ने आत्मविश्वास से कहा, उसकी सूंघने की ताकत बहुत तेज है और बदला लिए बिना वो कभी नहीं रुकेगा, उसे मेरी गंध याद है, आज रात वो जरूर आएगा। फिर उन्होंने अचानक मेरी तरफ इशारा किया, काव्या जाकर उस गड्ढे के पास खड़ी हो जा। दादी चीख पड़ी, तुम पागल हो गए हो क्या? बच्ची को वहां क्यों भेज रहे हो? दादाजी बोले, उसने पहले राकेश की बेटी को मारा था, अब उसे इंसानी शिकार की आदत लग चुकी है, अगर काव्या वहां खड़ी रहेगी तो वो जरूर आएगा। दादी रोते हुए बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकते। दादाजी गरज पड़े, अगर बीच में आई तो पहले तुझे गोली मार दूंगा। उस पल मुझे यकीन हो गया, दादाजी मुझे अपनी पोती नहीं, सिर्फ एक चारा समझते थे, सिर्फ उस आदमखोर बकरी को फंसाने का जरिया। धीरे धीरे रात हो गई। अचानक आंगन के बाहर से वही डरावनी चीख सुनाई दी। आदमखोर बकरी आ चुकी थी। दादाजी ने बिना देर किए बंदूक उठाई और उसके सिर पर निशाना साधकर गोली चला दी। धाएं, लेकिन गोली चलने से पहले ही वो बिजली की रफ्तार से दीवार के पीछे गायब हो गई। दादाजी जल्दी जल्दी दूसरी गोली भरने लगे। कुछ ही पल बाद वो बकरी फिर दिखाई दी। वो धीरे धीरे आंगन में आई, गड्ढे के सामने रुक गई। उसने पहले मेरी तरफ देखा, फिर घर की तरफ। उसकी आंखों में ऐसा भाव था जैसे उससे सब कुछ पहले से पता हो। एक लड़का घबराकर बोला, काका इसकी आंखें बिल्कुल इंसानों जैसी हैं। दादाजी ने बाकी लड़कों से कहा, तुम लोग बाहर निकलो और इसका ध्यान अपनी तरफ खींचो, तभी मुझे साफ निशाना मिलेगा। लड़के डर गए। उनमें से एक बोला, ये जानवर तो बहुत खतरनाक लग रहा है। दादाजी चिल्लाए, क्या हुआ? पक्का घर नहीं बनाना, शादी नहीं करनी? लालच के आगे सबका डर हार गया। सभी लड़के फावड़े और डंडे लेकर बाहर निकल आए, लेकिन जैसे ही दूसरी गोली चली, आदमखोर बकरी फिर गायब हो गई। एक लड़का घबराकर बोला, कहां गई? क्या भाग गई? उसी समय धड़ाम, घर की एक बड़ी लकड़ी की बल्ली टूटकर नीचे गिर गई। मैंने ऊपर देखा तो मेरा खून जम गया। वो विशाल आदमखोर बकरी घर की छत पर बैठी हुई थी। गिरी हुई बल्ली के नीचे कई लड़के दब चुके थे। बाकी घबराकर भागे और सीधे उसी गड्ढे में गिर पड़े जो उन्होंने खुद खोदा था। दादी दौड़कर मेरे पास आई, काव्या जल्दी तहखाने में चली जा, चाहे कुछ भी हो जाए, बाहर मत निकलना, मैं तेरे दादाजी को बचाकर लाती हूँ। इतना कहकर वो बाहर भाग गई। मैंने कई बार तहखाने का ढक्कन खोलने की हिम्मत की, लेकिन डर के मारे नहीं खोल सकी। बाहर से लगातार चीखें, गोली चलने की आवाजें और लोगों के मरने की दर्दनाक पुकार सुनाई देती रही। कुछ देर बाद तहखाने का ढक्कन खुला। दादाजी बंदूक का सहारा लेकर बाहर खड़े थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, जल्दी अंदर आ जाओ। तभी थोड़ी दूर से दादी की हाँफती हुई आवाज सुनाई दी, लेकिन अगले ही पल कुछ बहुत भारी चीज गिरने की आवाज आई। दादाजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत तहखाने का ढक्कन बंद कर दिया। उसके बाद कुछ और गोलियां चली और फिर दादाजी की दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। काफी देर तक सब कुछ शांत रहा। फिर अचानक तहखाने का ढक्कन धीरे धीरे खुला। दो चमकती हुई हरी आंखें मुझे घूर रही थीं। वो आदमखोर बकरी थी। उसने अपना सिर नीचे झुकाया, मेरी खुशबू सूंघी, कुछ पल तक मुझे देखती रही, लेकिन मुझे मारे बिना ही मुड़ गई और अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो गई। मैं कांपते हुए बाहर निकली। आंगन में सिर्फ दादी की लाश पड़ी थी, बाकी जगह इंसानों के शरीर के टुकड़े बिखरे हुए थे। उसी समय मेरी बुआ अंदर आई। उनकी पीठ पर एक लकड़ी का संदूक बंधा हुआ था। मैंने पहचान लिया, वो दादाजी का वही संदूक था जिसमें उनकी पूरी जिंदगी की कमाई छिपी रहती थी। लेकिन बुआ को उसकी छिपी हुई जगह कैसे पता थी? उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोली, चलो काव्या मेरे साथ शहर चलते हैं, अभी ये गांव रहने लायक नहीं बचा। फिर उन्होंने चारों तरफ देखा और धीमे से कहा, लल्लन के पूरे खानदान में अब सिर्फ तुम ही जिंदा बची हो। शायद यही भगवान की मर्जी थी। बुआ मुझे लेकर घर से बाहर निकल गई। बाहर पहले से एक बैलगाड़ी तैयार खड़ी थी। उस दिन के बाद मैं हमेशा के लिए बुआ के साथ शहर में रहने लगी। कुछ सालों बाद खबर मिली कि हमारे गांव में लगातार अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगी। एक एक करके सभी लोग गांव छोड़कर चले गए और देखते ही देखते वो पूरा गांव वीरान हो गया। आज शायद उस गांव की पूरी सच्चाई सिर्फ मुझे ही पता है और शायद उस गांव का राज हमेशा उन पहाड़ों और जंगलों में दफन रहना ही बेहतर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन और कमेंट